हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। फैमिली लाइफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं। फैमिली लाइफ साइकिल का मतलब है पूरी फैमिली में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसको एक तरीके से लाइफ साइकिल्स बोले हुए हैं, अलग अलग स्टेजेस। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो अर्ली अडल्टहुड होता है वो उनकी जैसे मैरिज हो जाती है, फिर उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, और मिडिल एज में उनके जो बच्चे होते हैं वो अपना घर छोड़ के अपनी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के लिए कहीं और जैसे सेटल हो जाते हैं मैरिज के बाद, या अपने करियर के लिए कहीं और सेटल हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने एल्डरली पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कुछ इस तरह के स्टेजेस को अलग अलग डिवाइड कर रखा है इस तरीके से। तो पहला स्टेज उन्होंने लिविंग होम का दिया हुआ है। लिविंग होम मतलब कि हैपन्स व्हेन मोर ऑफन एन अर्ली एजेस पीपल हैव फॉर, अच्छे से स्कूल के लिए भी, जैसे पहले कहते हैं कि पहले तो इतने जल्दी अपना घर से छोड़ के लोग नहीं जाते थे, लेकिन आजकल जैसे स्कूल के लिए भी बच्चे जो हैं वो कहीं जैसे हॉस्टल वगैरह में रहना शुरू कर देते हैं, किसी और जगह पे स्कूलिंग करते हैं, मिलिट्री के लिए या जॉब के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप में हो गया अब तो ये। तो इस वजह से जो है वो लिविंग होम नाम दिया है स्टेज का। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट फील होता है जब वो अपने घर से बाहर रहते हैं, अपने रूममेट्स के साथ रहते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे अकेले रहने में, बट एक ये स्टेज है लिविंग होम करके। फिर है जॉइनिंग ऑफ फैमिलीज इन मैरिज। फिर उसके बाद जब उनका पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वो करियर स्टार्ट करते हैं, तो दो फैमिलीज़ की आपस में जो जॉइनिंग होती है मैरिज के थ्रू। तो एजेस 25 के बाद या 27 के आसपास मैरिज होती है, तो दो फैमिलीज़ का बीच आपस में कनेक्शन होता है। फिर जब मैरिटल रोल होता है उसके अंदर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि सेक्सुअल नीड्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, और जो भी फैमिली से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। फिर इसमें भी अलग अलग टाइप के मैरिज बताए हुए हैं, जैसे ट्रेडिशनल मैरिज मतलब जिसमें एक रोल अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर होता है प्रॉपर हस्बैंड वाइफ का। मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिक प्रोविजन, मतलब अर्न करना फैमिली के लिए। वुमेन की होती है होम हाउस वर्क करना और बच्चों का ध्यान रखना। फिर इगैलिटेरियन मैरिज होती है जिसमें एक दूसरे को इक्वल जो है पावर और अथॉरिटी होती है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। तो दोनों ही बैलेंस करके फैमिली का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली डिवाइड करके। इसमें क्या होता है कि वुमेन एजुकेटेड होती है तो वो भी बाहर, जैसे घर के बाहर जॉब करती है, तो इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो दो तरीके की मैरिजेस बताई हैं। ये एक ही अभी मतलब हमारा जो स्टेज चल रहा है वो यही वाला चल रहा है, जॉइनिंग ऑफ फैमिलीज इन मैरिज। तो पहला था लिविंग स्टेज और दूसरा है जॉइनिंग ऑफ फैमिली इन मैरिज, जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग मैरिज के टाइप्स बताए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। मैरिटल सेटिस्फैक्शन में लिखा है कि मैन रिलेट बीइंग हैप्पियर इन मैरिज देन वुमेन, बीइंग मैरिड एनहांसेस मैन हेल्थ। तो मेन की हेल्थ और फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, बिलोंगिंगनेस, सोशल सपोर्ट, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं। तो मेन जो है वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं मैरिज में। वुमेन नीड अ सर्टेन रिलेशनशिप क्वालिटी टू फील सेटिस्फाइड। वुमेन का क्या होता है कि क्वालिटी चाहिए होती है रिलेशनशिप में। वुमेन का एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि दे सफ़र फ्रॉम मल्टीपल रोल्स की जो प्रॉब्लम होती है कि घर के काम, फिर बच्चों को देखना, फिर अगर इन लॉज हैं तो उनका ध्यान रखना। तो इसलिए थोड़ा सा वुमेन को प्रॉब्लम आती है मैरिज की लाइफ में। फिर पेरेंटहुड जो आता है मैरिटल के बाद, जो पेरेंटहुड एक अलग स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है। इसमें उनके जो रोल होते हैं पेरेंटहुड में, जो उनको होता है बच्चे के ऊपर जो ज़्यादा फोकस आ जाता है। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस होती हैं, रिलीजियस वैल्यू, हेल्थ कंसर्न्स होते हैं बच्चे को लेके। एडवांटेज ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इंक्लूड वार्मथ, मतलब बच्चों की वजह से एक तो उनकी लाइफ में वार्मथ, अफेक्शन और कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो पॉजिटिव होती हैं। डिसएडवांटेज क्या हो जाती है कि एक लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाती है, फाइनेंशियली बर्डनड हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। ट्रांजिशन टू पेरेंटहुड अकर्स इन ऑल एरियाज। तो इसमें बताया है कि पेरेंटहुड जब आता है तो उसमें काफ़ी सारी चेंज, मतलब प्रॉब्लम्स भी आती हैं कई बार ट्रांजिशन के टाइम पे, जैसे लॉस ऑफ स्लीप, रात को सोने में दिक्कत होती है जब बच्चा छोटा होता है। फिर न्यू टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, टाइम कम बचता है एक दूसरे के लिए, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इगैलिटेरियन कपल में तो ये चीज़ इक्वली डिवाइडेड होती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल होता है उसमें तो और ज़्यादा
उसके ऊपर, वुमेन के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो अगर लविंग एंड सपोर्टिंग मैरिज है तो ये स्टेजेस इजीली क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन अगर ट्रबल्ड मैरिज है तो बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। हस्बैंड नेगेटिविटी और आउट ऑफ कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट प्रिडिक्ट्स अ ड्रॉप इन मदर्स सेटिस्फैक्शन, द ग्रेटर द डिफरेंस इन केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी द ग्रेटर द डिक्लाइन। तो वही है कि अगर मदर खुश ना हो या घर में नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो वो उसकी इफेक्ट पड़ता है बेबी के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में क्या होता है कि अपने आप को करियर में कैसे डेवलप करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, सिक्योर करना है। इसमें मैन एंटर देयर करियर्स अर्लियर एज सुन एज दे फिनिश स्कूल। तो इसमें से लिखा हुआ है जनरली कि मैन जो है वो स्कूल ख़त्म होते ही अपने करियर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं कह सकते। आजकल तो फीमेल्स भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव हैं अपने करियर को लेके। तो जैसे स्कूलिंग पूरी होती है अपनी कई बार लोग प्लेसमेंट स्कूल या कॉलेज प्लेसमेंट से ही काम करने लग जाते हैं, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, ऐसा कोई फ़र्क है नहीं। तो एक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी आती है जॉब करने से, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी जॉब पे लग गए हो। कंबाइनिंग वर्क एंड फैमिली, फिर इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको मैरिज के बाद वर्क और फैमिली दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो दोनों जगह पे इक्वल टाइम कैसे देना है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैंडल करनी है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर अगर पे कम है जॉब की तो उससे फिर फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और रिलेशनशिप्स ख़राब होने की टेंशन रहती हैं। करियर डिसीजन मोर फ्लेक्सिबल प्रोफेशनल बट मूव आर डिफ़िकल्ट। तो करियर को भी अपने फैमिली के साथ बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं जिसमें आपका लिविंग होम से जॉइनिंग फैमिली इन मैरिज, फिर पेरेंटहुड आता है, उसके बाद करियर डेवलपमेंट आता है, और उसके बाद कंबाइनिंग वर्क एंड फैमिली। तो ये स्टेजेस खत्म हो गए आपके। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड। फिर आते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट मिडल एडल्टहुड में, जो कि एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। यहाँ पे जो स्टेज है एरिक्सन की, क्योंकि साइको सोशल में हमेशा एरिक्सन की ही बात होगी, जब भी साइको सोशल एडल्टहुड की बात होती है तो हमेशा एरिक्सन की ही स्टेजेस की बात होती है। अगर जैसे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो वो चाइल्डहुड की जो होती है उसमें फ्रॉइड भी आ जाता है, लेकिन अगर एडल्ट, क्योंकि फ्रॉइड ने एडल्ट के ऊपर इतना काम नहीं किया था, तो एडल्टहुड की जो भी स्टेजेस होती हैं साइकोसोशल, उसमें एरिक्सन की ही बात करते हैं ज़्यादातर। तब इनकी थ्योरी दोबारा यहाँ पे आती है साइकोसेक्सुअल की, जहाँ पे मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वाली बात थी कि एक जनरेटिविटी की फीलिंग आती है जब वो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, मिडिल एज में दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उनको एक जनरेटिविटी की फीलिंग आती है लोगों को। जनरेटिविटी का मतलब है दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को आगे बढ़ने में वो अपना कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना। तो एज अ पेरेंट अपने बच्चों को या एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प कर पाते हो तो वो जनरेटिविटी होती है आपके अंदर, उससे एक फीलिंग आती है जनरेटिविटी की, जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। मतलब पेरेंटिंग भी एक तरीके से वे ऑफ हेल्पिंग है ना, पेरेंटिंग कर रहे हो मतलब बच्चों को बड़ा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके से जनरेटिविटी है। तो पेरेंटिंग भी उसमें होता है, जो बच्चे, जो पेरेंट्स नहीं होते फिर वो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि अपने स्टूडेंट्स की या सोसाइटी की। तो सोशल क्लॉक की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सोशल क्लॉक होती है जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो एक मिडिल एज में जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ऑल्टरनेटिव टू फाइंडिंग जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी नहीं होती तो क्या होता है, स्टैग्नेशन हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। नार्सिसिज्म मतलब सिर्फ अपने ऊपर, जो लोग दूसरों की हेल्प नहीं करते फिर वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर ही सेल्फ एब्जॉर्ब रहते हैं, अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। तो वो अपने ही कंफर्ट और अपने ही सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो दूसरों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने बच्चों से भी डिटैच्ड होते हैं, उनको अपने बच्चों की भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, नीड फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं लगती है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं इस तरह के लोग। तो ये क्राइसिस होता है उनकी लाइफ का जो वो कर नहीं पाते हैं पूरा, तो वो स्टैग्नेशन या सेल्फ सेंटर्ड में रह जाते हैं। फिर आता है लेविंसन का जो सीज़न ऑफ लाइफ है, उसमें ये लिखा है कि मिडिल एडल्टहुड जो होता है पीरियड वो 42-45 से लेके फॉलोड बाई अ लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ 45-50, और इसी स्ट्रक्चर को 50-55 में रीवैल्यूएट किया जाता है। मिड लाइफ ट्रांजिशन कब होता है, अराउंड द एज ऑफ 40, जब हम यंग एडल्ट से मिडिल एज में जाते हैं,
तो अपने गोल्स को हम इवेलुएट करते हैं कि हमने जो यंग एज जो हमारी ख़त्म हो गई उसमें हमने क्या अचीव कर लिया और आगे कितना अचीव अभी हमें करना है ओल्ड एज आने से पहले। ये डेवलपमेंटल टास्क जो मिडिल एडल्टहुड में है इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। तो यंग जो ओल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू वेज ऑफ बीइंग यंग एंड ओल्ड गिविंग अप सम यूथफुल क्वालिटीज दैट नो लॉन्गर सीम अप्रोप्रिएट। तो जब यंग ओल्ड एज में होते हैं तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करना जो उस एज के लिए अप्रोप्रिएट हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, पॉजिटिवली अपनी लाइफ के मीनिंग ढूंढना। डिस्ट्रक्शन क्रिएशन, दे रीवैल्यूएट पास्ट हर्टफुल एक्ट्स, अपने पास्ट को रीवैल्यूएट करते हैं, जो अपने पास्ट में उनको जिन चीज़ों ने हर्ट किया है, जिन चीज़ों को वो चेंज कर सकते हैं, आगे जाके और बेटर हो सकते हैं, मोर क्रिएटिव हो सकते हैं, मोर फोकस्ड हो सकते हैं। फिर आता है मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, मिडिल एज पीपल जो अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन तरीके से। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में ये बोला हुआ है कि मिडिल एज में जब पहुंचते हैं मिडिल एज पीपल, वो एक तरीके से अपनी दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड्स के जो है पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। जैसे मैस्कुलिन मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस टाइप का, और फेमिनिन मतलब केयरिंग और एम्पैथिक टाइप का। तो जो मेल्स होते हैं वो केयरिंग और एम्पैथिक हो जाते हैं, फीमेल्स होती हैं जो वो ऑटोनॉमस हो जाती हैं, असर्टिव हो जाती हैं। तो अपनी दोनों साइड्स को वो रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। फिर एंगेजमेंट एंड सेपरेटनेस में बोला हुआ है कि वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एंगेज भी रहें और थोड़ा सा अपने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, तो थोड़ा सेपरेटनेस भी मेंटेन रहे। तो अपने एम्बिशंस को और अपने जो अचीवमेंट होते हैं उसको और साथ में अपने फैमिली को साथ में लेके चलते हैं, तो एंगेज भी रहते हैं और थोड़ा सा सेपरेट भी रहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। फिर आता है मॉडिफाइंग द लाइफ स्ट्रक्चर। Gender similarities and differences are seen as people try to find a balance between youth and age. तो मॉडिफाइड लाइफ स्ट्रक्चर में लिखा है कि कुछ जेंडर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मिलते हैं देखने के लिए जब लोग अपने यूथ को और अपनी एज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस को फेस करना पड़ जाए। वुमेन में ऐसा होता है कि जनरली वो अपनी एजिंग को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा यंग दिखाने की कोशिश करती हैं या अपनी यूथ को ज़्यादा वैल्यू देती हैं। और जैसे जैसे वो अपना यंग एज और एल्डर एज का गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वो अपने आप को ज़्यादा यंगर ही फील करना ज़्यादा पसंद करती हैं। बट द मोर पीपल इंटीग्रेट देयर मैस्कुलिन फैमिली द मोर एंड्रोजिनस दे बिकम। तो इसमें भी वही है अगेन कि अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बैलेंस करके रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आता है लाइफ स्ट्रक्चर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में लाइफ स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है कि एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है या लैक ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ है। तो ये सारे जो होते हैं एनवायरनमेंट ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लाइफ स्ट्रक्चर को, और किस तरह से हमारे की कौन सी फैसिलिटीज़ हैं कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है इस टाइम पे, वो डिपेंड करता है कि वो हमारा लाइफ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाती है। मिड लाइफ क्राइसिस बोल रहे हैं लेविंसन के, एज पीपल मूव टू मिडिल एडल्टहुड एक मिड लाइफ क्राइसिस होता है उनके अंदर, जिसमें वो अपनी लाइफ की चॉइसेस को बहुत क्वेश्चन करते हैं, अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं और बेटर बनने की कोशिश करते हैं, जो पहले थे उससे चेंज होने की कोशिश करते हैं। स्टेज वर्सेस लाइफ इवेंट अप्रोच, there is a controversy whether midlife is actually a stage of development. Many theories seen midlife transition and adaptation to life event, children moving out or having to move back in, parents aging concern, retirement. तो यहाँ पे काफ़ी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि ये जैसे कि एरिक्सन बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली कोई एक स्टेज नहीं है, ऐसी एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें घर छोड़ के जाना, फिर अपनी फैमिली क्रिएट करना, फिर वापस आना, इस तरीके से जो अलग अलग टास्क इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो लाइफ इवेंट्स होते हैं इसमें, स्टेजेस की जगह लाइफ इवेंट्स से बनी हुई है, ना कि स्टेजेस से बनी हुई है एडल्टहुड। स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनालिटी, तो अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं आपके जब आप मिडिल एज में जाते हो।
और पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक थिंकिंग हो जाती है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं पहले भी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं अपने आप को और ज़्यादा एनहांस करने की। सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, अपने आप को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, ऑटोनोमस फील करना है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कोप करना, सिचुएशंस को किस तरीके से मैनेज करना। जेंडर आइडेंटिटी शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू शिफ्टिंग प्रोपोर्शन। तो वुमेन ज़्यादातर मैस्कुलिन ट्रेड्स को अडॉप्ट कर लेती हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, असर्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है। और मेल होते हैं वो केयरिंग हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, कंसिडरेट हो जाते हैं, तो फेमिनिन साइड को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इससे वो आपस में फैमिली लाइफ में भी बैलेंस उनका थोड़ा बेटर हो जाता है पहले से। उसके आगे इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। सम पीपल मेंटेन कंसिस्टेंट ट्रेट्स ओवर लाइफ टाइम वाइल एडजस्ट इन सम वे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेट रखते हैं, पूरी लाइफस्टाइल अपनी पर्सनालिटी कंसिस्टेंट रखते हैं, और कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप एट मिड लाइफ, जो ये मिड लाइफ का पीरियड होता है जिसमें वो बच्चों को अपने लॉन्च करना, मतलब कि लॉन्चिंग चिल्ड्रन एंड मूविंग, मतलब बच्चों को अपने करियर के लिए आगे भेजना और मूव ऑन करना। इट इज़ अ मतलब इट इज़ नॉट ऑल्सो नोन एज एम्प्टी नेस्ट। एम्प्टी नेस्ट होता है मतलब जैसे होता है ना चिड़िया के बच्चे जब घोंसला छोड़ के चले जाते हैं तो एम्प्टी नेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब बच्चे घर से चले जाते हैं बाहर अपना करियर बनाने, तो ये एम्प्टी नेस्ट का जो टाइम होता है। तो ये एक तरह से लिखा है कि 20 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट का पीरियड हो सकता है कि आपकी रिटायरमेंट से 20 साल पहले आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने अपने करियर के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज़रूरी है कि एक मेल फीमेल का रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपर बना हो, ताकि बच्चे ना भी हों तो वो आपस में एक दूसरे के नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। और पेरेंट्स अगर एल्डरली हैं घर में, उनसे बड़े जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका भी उनकी नीड्स को भी पूरा कर पाएँ। उसके बाद आता है मैरिज एंड डिवोर्स। हाउस होल्ड एट दिस स्टेज आर वेल ऑफ इकोनॉमिकली कंपेयर टू अदर। तो इस स्टेज में क्या होता है कि इकोनॉमिकली थोड़ा सा बेटर हो जाती है स्टेज, फाइनेंशियली बेटर हो जाती है पहले से। और क्योंकि एनुअल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है मिडिल एज में आके, पहले से इनकम इंक्रीज़ हो जाती है दोनों की, जो भी वर्किंग होते हैं उन लोगों की। एंड तो मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पे या तो अच्छा हो सकता है बहुत, या बहुत ख़राब हो सकता है, तो वो डिवोर्स हो जाते हैं जिनका ख़राब होता है। Feminism of poverty. This is a trend in which women who support themselves or their families have become majority of the adult poverty population. में लिखा है कि पॉवर्टी में ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पे इस एज में जो वो होती हैं, वुमेन होती हैं, वो बहुत सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिलीज़ को। कॉज ऑफ डाइवोर्स क्या लिखा हुआ है? पुअर कम्युनिकेशन है अगर दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के, या फिर फिजिकल वर्बल अब्यूज़ है, या फिर डिज़ायर फॉर ऑटोनॉमी है, मतलब इंडिपेंडेंट या फ्रीडम का डिज़ायर ज़्यादा है, तो वो कॉजेज़ हो सकते हैं। चेंजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो एडजस्टमेंट इज मोर पॉजिटिव एंड पेरेंट्स हैव इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ देयर ओन बियॉन्ड पेरेंटिंग। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस मिड लाइफ में थोड़ा इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि parent who relinquish authority over their adult children will have more positive relationship with them after they move out. The authoritative parenting style links to better contact after the child leaves and better life satisfaction for parents. तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब कि अथॉरिटेटिव मतलब डेमोक्रेटिक होते हैं, जो पहले से ही अपने बच्चों के व्यू पॉइंट्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए उनसे डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं। तो उनके लिए जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है मिडिल एज में, वो काफ़ी अच्छा होता है, बेटर होता है। इवन अगर उनके बच्चे जो हैं छोड़ के बाहर चले जाते हैं करियर बनाने, तो भी उनको सेटिस्फाइड फील होता है कि उन्होंने जो बच्चों को है वो अच्छे से अपने वो करा है, पॉजिटिवली बड़ा करा है। ग्रैंड पेरेंटहुड इज सच अ स्टेज इन दिस एज एज इट इज़ अ रिलेशनशिप विद फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ग्रैंड पेरेंटहुड में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, फन ज़्यादा होता है, क्योंकि अब वो ग्रैंड पेरेंट होते हैं तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, पर बच्चों के साथ वो रहते हैं तो उनको ज़्यादा बेटर लगता है।
फिर आता है कि ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर द ग्रैंड पेरेंट शिफ्ट फ्रॉम प्ले टू वार्म सपोर्ट इन्फा। तो जैसे सबको पता है कि ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत उसमें अफेक्शन होती है, सपोर्ट होती है, एडवाइस होती है जो ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो बहुत ही एक वार्मथ वाला रिलेशनशिप होता है। Siblings report declining contact in midlife, but this increases as one or more experience life. Families gather for weddings. तो जो siblings होते हैं जैसे कि cousins वगैरह होते हैं, उनके साथ धीरे धीरे बात कम हो जाती है पहले से, जो पहले हो रही होती है, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है घर में तो वो मिलते हैं आपस में, फिर से रिकनेक्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब सेपरेटनेस हो जाती है, लेकिन मिलना जुलना लगा ही रहता है जब भी कोई फंक्शन होता है घर में। फिर आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में जॉब ट्रेनिंग इज लेस। ओल्डर जो होते हैं ना उनको ट्रेनिंग कम मिलती है, क्योंकि मिडिल एज में एक तरीके से मान लिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गई है कि अब आप अपने आप अपनी जॉब जो है उसको हैंडल कर सकते हो। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। फिर जेंडर एंड एथनिसिटी में लिखा हुआ है द ग्लास सीलिंग इज द अनस्पोकन इनविजिबल बैरियर टू एडवांसमेंट टू वुमेन एंड एथनिक माइनॉरिटीज। वुमेन मैनेजर्स आर जस्ट इफेक्टिव एज मेल मैनेजर्स, दे टेंड टू बी मोर इंस्पायरिंग एंड कंसिडर। तो जेंडर क्या है, एक तरीके से एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा जाता है कि वुमेन जो है वो, उनको एक अच्छा वो नहीं माना जाता है, अच्छे एम्प्लॉय की तरह नहीं देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जितने अच्छा मेल मेन जो है वो कर सकते हैं मैनेज, उतना अच्छा वुमेन भी मैनेज कर सकती हैं। तो उनके अंदर भी वो चीज़ होती है अपने वर्क पे अपने काम को मैनेज कर पाना ऑफिसेज में। फिर करियर चेंज एट मिड लाइफ यूजुअली दे एंटेल लीविंग वन लाइन ऑफ वर्क फॉर द रिलेटेड वन। तो कई लोग करियर चेंज करते हैं अपना ज़्यादा बेटर काम में अपना। कुछ लोग होते हैं जो जॉब चेंज करते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही अपना वो पूरा ही चेंज कर देते हैं, अपनी फील्ड ही चेंज कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे अगर हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो सकता है इस एज में, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है मिडिल एज की। और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इस टाइम पे, अब इसकी क्या होता है जब मिडिल एज जब एंड होने लगती है 65 के आसपास, तो रिटायरमेंट की उससे पहले मतलब 60 के आसपास जब रिटायरमेंट एज आने लगती है उससे पहले प्लानिंग करने लगते हैं कि उससे पहले हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं और रिटायरमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, किन एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रुके ना। तो ये सारी चीज़ें साइको सोशल डेवलपमेंट आती है मिडल एज में। अब ये जो है ओल्ड एज की साइको सोशल डेवलपमेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।